हाँ जी। गुड मॉर्निंग। देखो, हमारे जो टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी का 12th क्लास पे पहला पार्ट शुरू किया था, जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कुछ बातें हमने पहले पढ़ ली है, आज उन्हीं बातों को लेते हुए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले पढ़ा जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है, कुछ एग्जाम्पल पढ़े। फिर पढ़ा जनन क्या है, जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। फिर हमने पढ़ा लैंगिक जनन में क्या क्या होता है। लैंगिक जनन की विधियाँ पढ़ी हमने, कौन कौन सी विधियाँ थी, विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन। यहाँ तक हमने 2 क्लासों में पढ़ा है। आज इसी क्लास का तीसरा भाग है और इसमें आज पढ़ेंगे हम लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में आपको मैं सीधा सीधा कहूँ तो जैसे अलैंगिक जनन में हमने कहा कि एक जीव भाग लेता है मतलब या तो नर ही भाग लेगा या सिर्फ मादा ही भाग लेगी। देखो, मैंने लैंगिक जनन की मेन हेडिंग आपके सामने लिख दी है। थोड़ा सा मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। देखो, लैंगिक जनन में क्या क्या होता है। तो लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, एक भाग लेता है नर, एक भाग लेता है मादा। इंग्लिश में आप इसे मेल कहते हैं, इसे आप फीमेल कहते हैं। समझने की बात, नर के अंदर शुक्राणु बनते हैं, सबको पता है, स्पर्म। मादा के अंदर अंडाणु बनते हैं, जिसको आप ओवम कहते हो इंग्लिश में, ओवम। जबकि नर के अंदर शुक्राणु बनते हैं, इन्हें स्पर्म कहते हैं। ये शुक्राणु और अंडाणु ये गैमेट होते हैं, युग्मक होते हैं। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने से युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। मैं क्या कह रहा हूं, सुनना अच्छी तरह से। नर के अंदर क्या बनता है, शुक्राणु। मादा के अंदर क्या बनते हैं, अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या कहलाते हैं, युग्म कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट बनने की ये क्रिया या प्रोसेस निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब एक बात याद रखना नोट लगा के कि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। गैमेट, गैमेट जान तो, गैमेट का मतलब है शुक्राणु और अंडाणु। ये शुक्राणु, ये गैमेट यानी युग्मक है। अंडाणु, अंडाणु गैमेट यानी युग्मक है। ये हमेशा अगुणित होते हैं, एन होते हैं। जबकि जो युग्मनज बनता है ये हमेशा द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। ठीक है, ये तैयार हो जाएगा। अब आगे की बात करें, इस युग्मनज में आगे विकास होगा जिससे बनता है भ्रूण, एम्ब्रियो, भ्रूण बनता है। मोटी बात यही है कि लैंगिक जनन, जिसे आप इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, 2 जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। नर को मेल कहते हैं, मादा को फीमेल कहते हैं। नर के अंदर शुक्राणु बनता है, मादा के अंदर अंडाणु बनता है। शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं, अंडाणु को ओवम कहते हैं। हमेशा ये दोनों अगुणित होते हैं क्योंकि ये गैमेट है, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है और इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। युग्मनज हमेशा डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। युग्मनज से आगे भ्रूण बनता है। ये मोटी बात है लैंगिक जनन में, याद रखनी है आपको। लैंगिक जनन की क्या विशेषताएं हैं, जैसे आपने अलैंगिक जनन की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें आपने क्या पढ़ा कि इसमें एक जीव भाग लेता है, सरल विधि है, तीव्र विधि है, युग्मक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, निषेचन नहीं होता है, समसूत्री विभाजन होता है। यह सारा प्रोसेस आपने कहा पढ़ा अलैंगिक जनन में। जबकि लैंगिक जनन में उल्टा होता है, उसमें एक जीव भाग ले रहा था, या कितने जीव भाग ले रहे हैं, 2, एक नर भी ले रहा है, एक मादा भी ले रही है। अतः यह द्विजनकीय प्रक्रिया है। युग्मक उसमें बन नहीं रहे थे, इसमें युग्मक बन रहे हैं। नर के अंदर शुक्राणु बन रहा है, मादा के अंदर अंडाणु बन रहा है। इसमें निषेचन भी हो रहा है, देख लो, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फिर ये धीमी प्रक्रिया है, धीमी है, धीमी है। और इसमें विभाजन होते हैं हमेशा अर्धसूत्री, मियोसिस। कौन से विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री क्या विभाजन, मतलब जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य की एक कोशिका है,
इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है कि एक कोशिका में विभाजन से 4 कोशिका बनती है, पहले तो अर्धसूत्री विभाजन में, जबकि समसूत्री कोशिका में समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती थी, 2 बनती थी, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में ध्यान रखना है, इधर देख, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका थी, उससे 2 कोशिकाएं बन रही थी, दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान थी। जैसे मनुष्य की बात करें तो 46 इसमें भी थे, 46 इसमें भी होंगे, 46 इसमें भी होंगे, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जैसे मनुष्य की बात करें 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती है, जबकि समसूत्री विभाजन में कितनी बन रही थी, 2, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान थी। अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बन रही है, 4, चारों में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी होती है, 23 रह जाती है। यह होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या क्या याद रखना है लैंगिक जनन की विशेषताओं में, एक तो इसमें द्विजन की प्रक्रिया, मतलब 2 जनक भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा, निषेचन होता है, युग्मक बनते हैं, धीमी प्रक्रिया, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे लैंगिक जनन एक टॉपिक आता है, सबसे पहले जीवन अवधि, आपके एनसीईआरटी ने जो ले रखा है उसी के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। जीवन अवधि क्या होती है उसको सुनो एक बार, सॉरी जीवन अवधि नहीं है, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, जीवन चक्र का मतलब है लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। जीवन चक्र मतलब एक जीव के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक का जो प्रोसेस होता है वो जीवन चक्र है। इसको 3 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं, सबसे पहले किशोर अवस्था जो सबसे पहले आती है, किशोर अवस्था, दूसरी आती है प्रजनन अवस्था जिसमें वो जनन करता है, तीसरी आती है जीर्णावस्था, इसमें क्या होता है, मरने की कगार पे होता है भाई साहब, गाल वाल लटक जाते हैं। देखो सबसे पहले आती है किशोर अवस्था, दूसरी आती है प्रजनन अवस्था, तीसरी आती है जीर्णावस्था। इसके बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था जो होती है ये मनुष्य में 11 से 13 वर्ष की होती है। अलग अलग किताबों ने अलग अलग मान रखा है, जो अच्छा लगे वो याद कर लेना। किशोर अवस्था को पादपों के अंदर अलग नाम से जाना जाता है। किशोर अवस्था तो जंतुओं के अंदर नाम काम में लिया जाता है, जबकि जो पादप होते हैं उनमें किशोर अवस्था के स्थान पर कायिक अवस्था नाम लिया जाता है। कायिक अवस्था, तो इसमें यही याद रखना आपको कि जीवन चक्र जन्म से लेकर मरने तक का जो चक्र चलता है, जिसमें आप क्या क्या करते हो, क्या क्या प्रोसेस होता है, वह सब पढ़ना जीवन चक्र में। कितनी अवस्थाओं में होता है, 3 अवस्थाएं। पहली कौन सी है, किशोर अवस्था, दूसरी कौन सी है, प्रजनन अवस्था, तीसरी कौन सी है, जीर्णावस्था। किशोर अवस्था मनुष्य में 11 से 13 वर्ष की होती है। इसमें जो जीव होते हैं उनमें अनेक हार्मोनल चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, ठीक है। पुरुषों के अंदर दाढ़ी मूंछ का विकास होने लग जाता है, महिलाओं की आवाज पतली होने लग जाती है, ये सब किशोर अवस्था में होते हैं। पादपों में जो किशोर अवस्था होती है उसको किशोर अवस्था नहीं कहते, उनमें किशोर अवस्था के स्थान पर कौन सा वर्ड काम में लिया जाता है, कायिक अवस्था, कायिक अवस्था, ये इतना याद रखना है। दूसरी बात करें प्रजनन अवस्था, किशोर अवस्था में आप एक बात और याद कर सकते हो, 3 अवस्था लिखी मैंने, देखो किशोर अवस्था, प्रजनन प्रावस्था, जीर्णावस्था। किशोर अवस्था किसके पहले आती है, प्रजनन प्रावस्था के पहले आती है, इसलिए इसे आप कह सकते हो प्रजनन पूर्व अवस्था है। तो 3 बातें लिखनी है आपको, नोट कर लो। किशोर अवस्था, ये प्रजनन पूर्व अवस्था है। सेकंड पॉइंट, जंतुओं में 11 से 13 वर्ष की होती है। तीसरी बात, पादपों में किशोर अवस्था को कायिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। खत्म। दूसरी आती है प्रजनन प्रावस्था। प्रजनन प्रावस्था में आपको पढ़ना है क्या, जनन, पादप होंगे वो भी जनन करेंगे, उनमें प्रजनन की अवस्था कैसी होती है वो पढ़ना है। दूसरा, जंतुओं में प्रजनन,
वो भी पढ़ना है। एक तो प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ना है, एक एनिमल में पढ़ना है। पहले पादपों में बात करें। पादपों में प्रजनन दो भागों में बांटा गया है। इसे एक शब्द आता है पहला मोनोकार्पिक और एक आता है पॉलीकार्पिक। सुनना अच्छी तरह से, हिंदी में भी मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। थोड़ा रफ कर देता हूँ। मोनोकार्पिक में मोनो का अर्थ होता है एक, कार्पिक का मतलब होता है पुष्प। समझे कुछ? मोनोकार्पिक वर्ड का मतलब है कि ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में, जब से उनका जन्म हुआ है, जब उनकी मृत्यु होगी, ये उसका जीवन काल, इस दौरान से इस दौरान तक उनमें सिर्फ एक बार फूल लगते हैं। कितनी बार फूल लगते हैं? एक बार पुष्प आते हैं। इसको कहते हैं मोनोकार्पिक। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक में क्या याद रखना है? मोनो का अर्थ होता है एक, कार्पिक का अर्थ होता है पुष्पन, फ्लोवरिंग। ये पादप ऐसे होते हैं जिनके पूरे जीवन काल में, जब से जन्म लिया, जब मरेंगे, पूरे यहाँ से यहाँ तक के समय अंतराल में इनके ऊपर सिर्फ एक बार फूल लगते हैं, मतलब एक बार पुष्प आते हैं, ओनली फूल। इस अवस्था को कहते हैं मोनोकार्पिक। कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे आप जानते हो, सबसे पहले एग्जाम्पल याद करने आपको, 1 वर्षीय पादप, 1 वर्षीय पादप जैसे धान, चावल, सब कैसे पादप है? मोनोकार्पिक। 2 एग्जाम्पल और याद करते हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूं। एक तो है शायद नीला कुरंजी, नीला कुरंजी। एक है बैम्बू साइडी, बैम्बू साइडी। कोई बाबू मत सुन लेना, बैम्बू साइडी। 2 एग्जाम्पल, एक नीला कुरंजी और एक बैम्बू साइडी। नीला कुरंजी जो पादप होता है, इसमें कहा जाता है कि 12 वर्ष में एक बार फूल लगते हैं, जबकि बैम्बू साइडी में कहा जाता है कि 50 से 100 वर्षों में सिर्फ एक बार फूल लगता है, एक बार पुष्प होता है, एक बार फ्लावरिंग होती है। समझे कुछ आप? समझ में आ रहा है? चल रहा है प्रोसेस? अच्छा चल रहा है, ठीक है जी, राजी है? ठीक है। मोनोकार्पिक, मोनो का मतलब होता है एक, कार्पिक का मतलब होता है पुष्पन। मतलब ये पादप अपने पूरे जीवन काल में, जब से जन्म लिया, जब मरेंगे तब तक सिर्फ एक बार ही फूल लगेंगे, मोनोकार्पिक। उदाहरण बताऊं तो 1 वर्षीय पादप जितने भी है, वो सारे के सारे कौन से मोनोकार्पिक मानते हैं? नीला कुरंजी एक पादप है, नीला कुरंजी, जिसमें कहा जाता है कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल लगते हैं इसमें, नीला कुरंजी में। जबकि बैम्बू साइडी के अंदर 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्पन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद करना, एग्जाम में प्रश्न आता है मोनोकार्पिक व पॉलीकार्पिक में अंतर लिखो, तो आपको अंतर लिखना है। पहला अंतर क्या लिखना कि मोनोकार्पिक में मोनो का मतलब होता है एक, कार्पिक का मतलब होता है पुष्पन, अर्थात ये पादप अपने जीवन काल में एक बार पुष्पन करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 1 वर्षीय पादप, दूसरा एग्जाम्पल नीला कुरंजी, आगे लिख देना 12 वर्ष में एक बार पुष्पन होता है। तीसरा बैम्बू साइडी, जिसमें 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्पन होता है। ठीक है। पॉलीकार्पिक क्या है, इसके बारे में देखो। पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक थोड़ा रफ कर दो। पॉलीकार्पिक, पॉली माने अनेक, पॉली माने अनेक, कार्पिक माने पुष्पन। पॉली माने अनेक, कार्पिक माने पुष्पन। जैसे मोनोकार्पिक में क्या हो रहा था कि ये पादप अपने जीवन काल में एक साल में एक ही बार पुष्पन कर रहे थे, जबकि जो पॉलीकार्पिक होंगे, जो पॉलीकार्पिक हैं,
वो अपने जीवन काल में अनेक बार पुष्पन करते हैं, मतलब उनके जीवन काल में जन्म से लेकर मरने तक बहुत ज्यादा कई बार फूल आ जाते हैं, आते ही रहते हैं, पॉलीकार्पी कहलाते हैं। पॉली का मतलब होता है अनेक, कार्पी का मतलब होता है पुष्पन। अब परिभाषा वही है, ये पादप अपने जीवन काल में एक से अधिक बार या कई बार पुष्पन करते हैं। अब एग्जाम्पल आप बताओ, जैसे मैंने उसके बताया कि एक वर्षीय पादप होता है, बैम्बू साइडी होता है, नीला कुरेंजी होता है, इसका एग्जाम्पल आपको बताना है और कमेंट में लिखना भी है। ये आपके लिए आज का प्रश्न, ठीक है। ये हमने पादपों में प्रजनन की बात कर ली। अब दूसरा टॉपिक आता है जंतुओं में भी प्रजनन की बात करेंगे। तो जंतुओं में प्रजनन की बात करते हैं तो इसमें दो वर्ड आते हैं, पहला आता है मौसमी प्रजनक, दूसरा आता है सतत प्रजनक। समझ, सीजनल ब्रीडिंग और सतत प्रजनन। मौसमी प्रजनन नाम से ही पता चल रहा है कि ये जंतु होंगे ना, ये एक विशेष मौसम में, एक विशेष मौसम या ऋतु में, एक विशेष मौसम या ऋतु में प्रजनन करते हैं, मौसमी प्रजनन कहलाते हैं। इनका जो दूसरा नाम है वो ऋतु प्रजनक भी कहलाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? ऋतु प्रजनक। जैसे विशेष मौसम में जनन कौन कौन करते हैं? जैसे छिपकली, मैं एग्जांपल लिख लूं आपके सामने, छिपकली, मेंढक, दो एग्जांपल याद करना, छिपकली, मेंढक, और एक याद करना चाहो तो कुछ पक्षी, समबर्ड। ये तीन एग्जांपल। तो देखो, पहले तो परिभाषा याद करो, मौसमी प्रजनक मतलब ऐसे जंतु जो एक विशेष मौसम या ऋतु में जनन करे, मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम ऋतु प्रजनक भी है। कौन कौन से जंतु है? तीन एग्जाम्पल लिख लो, छिपकली, मेंढक और पक्षी, ठीक है। थोड़ा सा याद करना कि मेंढक के बारे में बात करें, मेंढक यानी फ्रॉग, भारतीय जो मेंढक है उसका नाम, वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। भारतीय मेंढक का नाम क्या है? राना टिग्रिना। ये थोड़ा याद रखना। एक दो बातें और याद आ रही है मेरे को, एक मिनट। कुछ जैसे मेंढक में क्या हो रहा था, हाँ, मेंढक में क्या हो रहा था? मौसमी प्रजनक, ठीक है, मतलब एक विशेष मौसम में जन्म करेगा। तो विशेष मौसम में क्या होता है कि मेंढक क्या कौन सी आवाज निकालते हैं? टर टर की आवाज करते हैं, ठीक है। ये टर टर की आवाज कौन निकालते हैं? नर मेंढक निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं? मादा को आकर्षित करने के लिए टर टर की आवाज निकालते हैं। कब निकालते हैं? बारिश के मौसम में। तो एक विशेष ऋतु में जन्म कर रहे हैं मेंढक, इसलिए इनको कहते हैं मौसमी प्रजनक। देखो एक बार वापस सुनो, मौसमी प्रजनक का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जो एक विशेष मौसम या ऋतु में जन्म करे वो मौसमी प्रजनक या ऋतु प्रजनक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है छिपकली, मेंढक और कुछ पक्षी। मेंढक की बात करें तो भारतीय मेंढक का नाम है राना टिग्रिना, ठीक है। ये विशेष ऋतु में जन्म करता है, जैसे बारिश के समय में आपने देखा होगी मेंढक की आवाज आती है, टर टर की आवाज आती है, मोर का नाचना, झिंगुर की झरझर, ये सब जो विशेष मौसम में जंतु होते हैं वो प्रजनन करने का एक संकेत देते हैं। जैसे मेंढक होता है, मेंढक में नर थोड़ा छोटा होता है जबकि मादा थोड़ी बड़ी होती है। नर मेंढक बारिश के समय में क्या करता है? टर टर की आवाज निकालता है, जो उसको मादा की को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो एक विशेष ऋतु है, कौन सी? बारिश। इसीलिए मेंढक किसका एग्जाम्पल हो गया? मौसमी प्रजनक का, ठीक है, क्योंकि ये बारिश के समय में एक विशेष ऋतु में जन्म कर रहा है, मौसमी प्रजनक। सतत प्रजनक दूसरा आता है, सतत प्रजनक। ये ऐसे जीव होते हैं जो वर्ष भर जनन करते हैं, वर्ष भर जनन करते हैं, वर्ष भर जनन करते हैं। एक प्रश्न आता है, जैसे मैं आपसे पूछूं मौसमी प्रजनक क्यों होता है? मौसमी प्रजनक क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि ये एक कहने का मतलब है कि मौसमी प्रजनक एक विशेष ऋतु में क्यों होता है, क्या कारण है? एक तो कारण होता है भोजन की उपलब्धता, एक तो उनको भोजन उसी ऋतु में मिलता है, भोजन। दूसरा है परिवेश, रहने का परिवेश। इन दो आवश्यकताओं के कारण मौसमी प्रजनक पर होता है। पहले तो मौसमी प्रजनक क्यों आवश्यक है? क्योंकि
एक तो भोजन उपलब्ध हो जाता है उस ऋतु में या उस मौसम में, एक परिवेश उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। सतत प्रजनक में आपको याद रखना है कि ये जीव होते हैं जो वर्ष भर जन्म करते रहते हैं, जिसमें मनुष्य आप ले सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है, ये इतना ही। फिर मैं थोड़ी सी बात करूं आपके सामने, तो दो टर्म लिखे मैंने, रज चक्र और मध्य चक्र। इनके बारे में सुनना। रज चक्र की बात करें तो देखो, रज चक्र। वैसे आपको तीसरे पार्ट में ये वापस पढ़ना पड़ेगा 12th में, मानव जनन तंत्र जब पढ़ेंगे उस समय वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल और इस मध्य चक्र हीट पीरियड के बारे में वापस पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बातें आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। रज चक्र, जैसे इस रज चक्र को और कई कई नामों से जाना जाता है। पहले कहा जाता है इसको माहवारी चक्र, माहवारी चक्र, इसको और कहते हैं आर्तव चक्र, इसका और एक नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्टकट में ये। ठीक है, तो ये इसके नाम है। रज चक्र कहो, चाहे माहवारी चक्र कहो, चाहे आर्तव चक्र कहो, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहो, बात एक ही है रज चक्र की। ये रज चक्र होता है, ये कौन से जंतुओं में चलता है? तो ये चलता है प्राइमेट्स, प्राइमेट्स स्तनधारियों, प्राइमेट्स स्तनधारियों, प्राइमेट स्तनधारियों में किसमें? तो मनुष्य मादाओं में, मनुष्य की मादाओं में, महिलाओं के अंदर। ठीक है, ये दूसरी बात आपको याद करनी है कि यह हर महीने 28 दिन के बाद रिपीट होता है, 28 दिन के बाद रिपीट होता है। तीसरी बात आपको याद करनी है, रज चक्र में दो शब्द लिखता हूं मैं आपके सामने। पहला लिखता हूं रजो दर्शन, एक आता शब्द रजो निवृत्ति, एक शब्द है रजो दर्शन और एक शब्द है रजो निवृत्ति। रजो दर्शन शब्द का मतलब क्या होता है कि जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आए, जब पहली बार रज चक्र आए, तो उसे तो कहते हैं रजो दर्शन। कौन सी उम्र में आएगा? 11 से 13 वर्ष की उम्र, 11 से 13 वर्ष की उम्र में। रजो निवृत्ति, जब अंतिम बार रज चक्र आए तो उसे कहते हैं रजो निवृत्ति। मेनार्क इंग्लिश में, मेनोपोज इंग्लिश में, इसको मेनार्क, इनको मेनोपोज कहते हैं। जब अंतिम बार रज चक्र आए तो उसे रजो निवृत्ति कहते हैं। कौन सी अवस्था है? 40 से 45 वर्ष। इसके बाद में रजो निवृत्ति, ये रजो निवृत्ति की आयु है। इसके बाद में रज चक्र या रजो स्त्राव नहीं होता है महिलाओं के अंदर। तो एक महिला गर्भ धारण कब तक कर सकती है? रजो दर्शन से लगाकर रजो निवृत्ति के बीच में। समझ आ रहा है? बस ये इतना मोटी मोटी बातें याद रखनी। रज चक्र हो ना, इसमें रज चक्र, दूसरा चक्र, दूसरा नाम इसका माहवारी चक्र, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? प्राइमेट स्तनधारियों में होता है। प्राइमेट स्तनधारियों में भी किसमें? मनुष्य की मादाओं में होता है। हर महीने आता है, 28 दिन के बाद रिपीट होता है। जब पहली बार आए तो रजो दर्शन, जब अंतिम बार आए तो रजो निवृत्ति। कब आए? पहली बार 11 से 13 वर्ष में। रजो निवृत्ति खत्म कब हो? 40 से 45 वर्ष की उम्र में। गर्भ धारण कब होगा? इन दोनों के बीच की अवस्था। ठीक है। एक ओव्यूलेशन नाम सुना होगा, अंडो उत्सर्ग। वो कौन से दिन होता है? तो वो होता है 14वें दिन। कौन से दिन होता है? 14वें दिन। ये थोड़ा याद रखिए, ये आपको मोटी बातें याद रखनी है रज चक्र में। ठीक है, थोड़ा सा पानी। मनुष्य मादा एक याद करना चाहो तो बंदर, कपी, सब इसी में। अब मध्य चक्र की बात करें तो मध्य चक्र में क्या होता है? जिसको आप हीट पीरियड भी कह सकते
मध्य चक्र, मध्य चक्र, हीट पीरियड। देखो मध्य चक्र ये किस में चलता है, ये नॉन प्राइमेट्स में चलता है, नॉन प्राइमेट्स, जैसे गाय भैंस कुत्ता इनमें चलता है, नॉन प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट्स में चलता है। फिर ये गर्भ धारण की अवस्था दर्शाते हैं जंतु, नॉन प्राइमेट्स में। दो बातें याद रखना, गाय में इसकी अवधि होती है 18 घंटे, हीट पीरियड कितने घंटे चलता है, 18 घंटे। जबकि जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, उसमें एक साल में 2 बार आता है हीट पीरियड, एक वर्ष में 2 बार, 2 बार। ये इतना मध्य चक्र में याद रखना कि मध्य चक्र दूसरे नाम है हीट पीरियड, किस में चलता है, नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स में किस में, जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इनमें चलता है। गर्भ धारण की अवस्था को दर्शाता है। गाय के अंदर 18 घंटे का होता है, कुत्ते के अंदर हीट पीरियड या मध्य चक्र एक वर्ष में कितनी बार आता है, 2 बार आता है। ये मध्य चक्र में आपको याद, ठीक है। तो देखो एक बार मैं वापस आपके सामने रिवाइज कर लेता हूँ। ये हमने आज क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या क्या पढ़ा कि इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। युग्मक बनते हैं, नर के अंदर शुक्राणु बनता है, मादा के अंदर अंडाणु बनता है। निषेचन होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। फिर मैंने 2 चीजें बताई थी नोट लगाकर कि युग्मक जो गैमेट होते हैं वो हमेशा अगुणित होते हैं, जबकि जो जाइगोट होता है युग्मनज होता है वो हमेशा द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। फिर हमने कहा था कि लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका से 4 संतति कोशिका बनती है और चारों संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक से आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र, 46 होते हैं। अगर उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो संतति कोशिकाओं में इनकी संख्या कितनी रह जाती है, 23 और बनती कितनी, 4। जबकि समसूत्री में कितनी बनती है, 2। फिर हमने कहा कि लैंगिक जनन में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। कोई भी जीव होता है उस जीव के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है किशोर अवस्था, दूसरी होती है प्रजनन की अवस्था, तीसरी होती है जीर्णावस्था। जीर्णावस्था को आप समझ सकते हो, जैसे बुढ़े की अवस्था, मरने वाली अवस्था, मरने से पहले ज्येष्ठ आती है, उसको जीर्णावस्था कहते हैं। किशोर अवस्था प्रजनन के पहले आती है, इसलिए वो प्रजनन पूर्व अवस्था है। पादपों में किशोर अवस्था को कायिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। जंतुओं में हम किशोर अवस्था शब्द काम में ले सकते हैं, अच्छा है, और लेते हैं, यही है, लेते हैं। जबकि पादपों में किशोर अवस्था की जगह पर कौन सा शब्द काम लेंगे, कायिक अवस्था। फिर आपको याद रखना है दूसरी प्रजनन प्रावस्था। प्रजनन प्रावस्था में क्या होता है कि इसमें जीव प्रजनन करने के लिए तैयार होता है, जनन करते हैं। अब जनन पादपों के अंदर अलग प्रोसेस, जंतुओं के अंदर अलग प्रोसेस। पादपों में प्रजनन में 2 शब्द याद रखना है आपको, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब होता है मोनो माने एक, कार्पिक माने पुष्पन। मतलब ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्पन करते हैं उनको मोनोकार्पिक कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताई थी 1 वर्षीय पादप होते हैं। 1 वर्षीय पादप जैसे धान है, चावल है, मटर है, ये सब 1 वर्षीय पादप है। अपने जीवन काल में मतलब जब से इन्हें जन्म लिया मरेंगे तब तक इनके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प लगेगा। एक नीला कुरंजी पादप है जिसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल लगते हैं। और बैम्बू साइड एक पादप है जिसमें 50 से 100 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल लगता है, पुष्पन होता है, फ्लावरिंग होती है। पॉलीकार्पिक में आपको याद रखना है कि पॉली माने अनेक, कार्पिक माने पुष्पन। मतलब ये पादप अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन करते रहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, आपको खुद को करके बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना भी है और तुम कल करके लेके आओगे, ठीक है। आगे की बात करें, फिर हमने पढ़ा जंतुओं में प्रजनन। इसमें भी 2 शब्द आएंगे आपको, एक आता है मौसमी प्रजनक, एक आता है सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक में आपको याद रखना है कि ये जंतु एक विशेष मौसम या ऋतु में जनन करते हैं, इसलिए इनको ऋतु प्रजनक भी कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, मेंढक, छिपकली, कुछ पक्षी।
ये एक विशेष ऋतु में जनन करते हैं, अतः ये मौसमी प्रजनन के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मेंढक में एक दो बातें याद रख लेना। जो भारतीय मेंढक होता है उसको राना टिग्रिना कहते हैं। बारिश के समय ये जनन करता है, टर की आवाज निकालता है, मादा को अपनी ओर आकर्षित करता है। मोर का नाचना, ये भी मौसम, एक विशेष मौसम होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। सतत प्रजनन में याद रखना आपको कि ये जीव होते हैं या ये जंतु होते हैं, जो ये जंतु हैं ये जीवन में कभी भी जनन कर सकते हैं और करते ही रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मनुष्य। फिर हमने पढ़ा कि एक होता है रज चक्र और एक होता है मध्य चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल और हीट पीरियड। रज चक्र को कहते हैं माहवारी चक्र, आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये प्राइमेट्स मादाओं के अंदर चलता है, जैसे मनुष्य की महिलाओं के अंदर चलता है। हर महीने आता है, 28 दिन के बाद में रिपीट होता है, ब्लीडिंग होती है, गर्भ धारण की अवस्था को दर्शाता है। फिर मैंने दो शब्द बताए थे, रजो दर्शन और रजो निवृत्ति। रजो दर्शन, जब पहली बार रज चक्र का स्त्राव होता है या रज चक्र पहली बार निकलता है, उसे रजो दर्शन कहते हैं। कब निकलता है? 11 से 13 वर्ष की उम्र में। रजो निवृत्ति, जब अंतिम बार रज चक्र आए तो उसे रजो निवृत्ति कहते हैं। कब आती है? 45 से 50 वर्ष, 40 से 45 वर्ष एवरेज उम्र। तो एक महिला गर्भ धारण कब से करती है या कब से कब तक कर सकती है? तो रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति के बीच। मध्य चक्र, जिसको आप हीट पीरियड कहते हो, नॉन प्राइमेट्स महिलाओं के अंदर चलता है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इनके अंदर चलता है। गाय के अंदर हीट पीरियड की जो अवधि होती है वो 18 घंटे होती है, जबकि कुत्तों के अंदर ये 1 वर्ष में 2 बार आ जाता है। नॉन प्राइमेट्स में यार गर्भ धारण की अवस्था ये भी पता था। ठीक, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।